आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 2 मई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे यमन का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला, एयरबेस को निशाना बनाया। लेबनान आर्मी ने फिलिस्तीनी ग्रुप से 800 रॉकेट बरामद किए। हिजबुल्लाह के अड्डों पर भी छापा। इसराइल ने दमिश्क के करीब की एयर स्ट्राइक। अहमद अल शरा के महल के पास गिराए बम। अमेरिका से न्यूक्लियर डील चाहता है ईरान। अराक्ची ने कहा, हम पहले से कहीं ज्यादा डिटरमिन्ड। गोलान हाइट्स में आईडीएफ का ऑपरेशन, एक इजरायली सार्जेंट की मौत, 3 जख्मी। गजा में अपने एलीट सोल्जर को ही छोड़कर चली गई आईडीएफ। खौफ में छुपकर बैठा रहा फौजी। और आईडीएफ ने बनाया गजा एड प्लान। अब एनजीओज और प्राइवेट ग्रुप्स घर घर जाकर बांटेंगे खाना। गजा को कंट्रोल करने की नई तरकीब। आदाब, शुरुआत करते हैं इस शो की। यमन ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। गजा के लिए इंतकाम का ऐलान किया है। यमन के आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने ऐलान किया कि उनके मुल्क ने इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से कामयाब हमला किया है। सारी ने कहा, फिलिस्तीन 2 नाम की मिसाइल ने टारगेट को निशाना बनाया। हमने सक्सेसफुली अपने टारगेट को अचीव किया और इसराइली इंटरसेप्टर सिस्टम्स यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम्स इसे रोक नहीं पाए। यानी आयरन डोम वगैरह सब यमन की मिसाइल के सामने फेल हो गए। ये याहिया सारी का दावा है। याहिया सारी ने आगे कहा कि यह हमला गजा में हो रहे इसराइली जुल्म के खिलाफ एक मिलिट्री जवाब था और जुल्म के रखवालों के लिए साफ पैगाम है कि ऐसे हमले जारी रहेंगे जब तक गजा में जुल्म रुक नहीं जाता। इसी सिलसिले में दूसरी खबर यह है कि हूथीज के सुबह सुबह हुए इस हमले से सायरन बजने लगे जिसने पूरे नॉर्थ इसराइल को जगा दिया। सुबह में हमला हुआ था 5 और 6 के दरमियान वहां के, लेकिन इसका असर एक किंडरगार्टन तक सिमट कर रह गया जहां मिसाइल के टुकड़े गिरे। इसराइली आर्मी का दावा है कि मिसाइल इसराइल की सरहद से पहले ही इंटरसेप्ट कर ली गई थी, यानी हवा में मारकर गिरा दी गई। लेकिन हुथीज ने दावा किया है कि मिसाइल ने रामत डेविड एयरबेस को टारगेट किया है। क्या इसराइल कुछ छुपा रहा है या यमन की तरफ से कुछ ज्यादा बड़ा करके दावा किया गया है, हमें नहीं पता। दोनों तरफ की खबरें थी, दोनों तरफ की खबर आपको दिखा ही दी गई। अब खबर है कि लेबनान की आर्मी जबरदस्त हरकत कर रही है और लेबनान में मौजूद हमास के एक विंग या हमास के या फिलिस्तीनी ग्रुप के एक विंग पर और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी बहुत तेजी से एक्शन ले रही है। कौन? लेबनान की आर्मी। ताज़ा खबर ये बताती है कि आर्मी ने हमास के सैकड़ों रॉकेट्स जब्त कर लिए हैं या किसी फिलिस्तीनी ग्रुप के। हमास के ही नाम है, बार बार फिलिस्तीनी ग्रुप उन्हें वो कहते हैं। लेबनान के नॉर्थ में अल बेदावी फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां से लेबनानी आर्मी ने 800 रॉकेट बरामद किए हैं जो एक फिलिस्तीनी ग्रुप के पास थे। वहीं दूसरी तरफ लेबनान की आर्मी ने हिजबुल्लाह के कुछ अड्डों पर भी रेड की है। हालांकि सरकारी तौर पर इस पर कोई तस्दीक नहीं आई है। बेरूत की तरफ से हमास को एक खुला पैगाम गया है कि लेबनान की सरजमीन इस्तेमाल मत करो। लेबनान के सुप्रीम डिफेंस काउंसिल ने हमास को साफ तौर पर वार्निंग दी है कि अगर तुम इस मुल्क के इख्तियारात का लिहाज नहीं करते तो लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल मत करो। दोस्तों, खुले खुले लफ्ज़ों में कहें तो बंद तौर पर यह बात कही गई है लेबनानी हुकूमत की तरफ से कि लेबनान में रहना है, लेबनान में रहने वाले फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ को अगर यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा और इसराइल के ख़िलाफ़ कोई भी कदम नहीं उठाना होगा, या फिर वो अपना नया ठिकाना ढूंढ लें। हमारे यहाँ पनाह गुज़ीन बन के रह रहे हैं, रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं, कहीं और आसरा ढूंढ लें। यही कहा गया है कि या तो हमारे जामे में रहो या फिर किसी और के खाने में रहो। बढ़ते हैं आगे, दमिश्क की बात करते हैं। सीरिया में इसराइली स्ट्राइक्स फिर से हुई हैं। ड्रूज माइनॉरिटी के नाम पर सियासत कर रहा है इसराइल ने सीरिया के प्रेसिडेंट के पैलेस यानी कि महल के पास, सीरिया के सदर के महल के पास एयर स्ट्राइक्स की हैं। वजह, सीरिया में ड्रूज कम्युनिटी पर हो रहा तशद्दुद। सीरिया के ड्रूज रहनुमा ने इसे जेनोसाइडल कैंपेन करार दिया क्योंकि इसमें 102 लोगों की मौत हुई। भाई भाई बोलकर इसराइल को अब्राहम अकॉर्ड तो करना है मुसलमानों के साथ, लेकिन सीरिया में मुसलमानों पर हमले करके वो कह रहा है कि ड्रूज भाइयों के लिए कुछ भी करेगा। यहाँ वो अरब मुसलमान नहीं हैं
जहां अकॉर्ड करने पर वो मुसलमान हो जाते हैं। यहां ड्रूज इसराइल के लिए भाई हैं। लेकिन अपने महल के पास हुए हमले के बाद भी क्या अहमद अल शरा उर्फ जोलानी की नींद नहीं टूटेगी? आखिर इसराइल कब तक यूं ही मनमानी करता रहेगा? क्या अहमद अल शरा जानबूझकर उसे मनमानी करने दे रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन महल के ऊपर भी बम गिर जाएगा। ईरान की खबर लिए लेते हैं। ईरान ने कहा है हम अमन चाहते हैं लेकिन इज्जत के साथ। ईरान के डिप्लोमेट अब्बास अरागची ने कहा ईरान अमन चाहता है लेकिन अपने हकूक़ के साथ। उनका कहना था कि अमेरिका और ओमान के साथ बातचीत अगले राउंड के लिए पोस्टपोन हुई है, लेकिन ईरान का इरादा और भी मजबूत है। अब इसे आप दूसरे तरीके से समझिए। ये एक तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ईरान का साफ पैगाम है न्यूक्लियर डील के लिए अब पहले से ज़्यादा तैयार हैं। मैं इसे खुलकर कहूँ तो बहुत से लोगों को शायद ये बात हजम ना हो, लेकिन ईरान बेचैन है, चाहता है, हर सू चाहता है अमेरिका से डील हो जाए। हाँ, लेकिन उसके हुकूक कायम रहें, क्योंकि ईरान पाबंदी हटवाना चाहता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि उनका मुल्क अब पहले से भी ज़्यादा डिटरमिन्ड है एक फेयर और बैलेंस न्यूक्लियर एग्रीमेंट तय हो जाए। इसके लिए अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट में अपनी लिखा कि हमने ओमानी और अमेरिकन साइड्स के साथ मिलकर चौथे राउंड की बातचीत को कुछ टेक्निकल और लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से पोस्टपोन करने का फैसला किया है, लेकिन हमारी तरफ से इस डिसीजन में कोई कमजोरी नहीं है। हम अब पहले से ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं कि एक ऐसा एग्रीमेंट तय हो जो सैंक्शंस ख़त्म करे और दुनिया को यकीन दिलाए कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल ही रहेगा, यानी अमन के दायरे में रहेगा। कभी हम बम नहीं बनाएंगे, हम तो सिविलियन यूज़ के। बहुत से लोगों ने ईरान के बम गिन रखे हैं सोशल मीडिया पर भी, 6 हैं, आदिल भाई 8 हैं, लेकिन ईरान कह रहा हम कभी नहीं बनाएंगे। भाई, आप लोग को यकीन दिलाना है हमने। इससे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई ने यह तस्दीक की थी कि रोम में 3 मई यानी सैटरडे को होने वाली इनडायरेक्ट ईरान अमेरिकन बातचीत का चौथा दौर पोस्टपोन कर दिया गया है। इस्माइल बागई ने कहा कि ये पोस्टपोनमेंट ओमानी फॉरेन मिनिस्टर के सजेशन पर हुआ और नई डेट का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसके पीछे की कहानी हमने आपको बताई थी। अमेरिका ने कुछ और सैंक्शंस ईरान पर लगाए हैं, तो ईरान को थोड़ा सा बातचीत से हटना था बाहर, वरना उसकी मुर्दारी नजर आती। बागई ने यह भी दोहराया कि ईरान डिप्लोमेसी के जरिए अपने लेजिटिमेट और लीगल राइट्स को, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि ईरान पर सब पाबंदियां और इकोनॉमिक प्रेशर जो लगे हुए हैं वो ख़त्म हों, जो हर ईरानी की ह्यूमन राइट्स पर और ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका से डील करने को बेकरार है, क्योंकि अगर ये डील ना हुई तो डोनाल्ड ट्रंप इस बार ईरान की इकोनॉमी को तहस नहस कर देंगे। ये ईरान को भी समझ आ रहा है। असल में वो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप चाइना को टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। सबसे टैरिफ को रोक दिया 90 दिन के लिए, चाइना से नहीं हटाए, ताकि पहले ईरान के दोस्त अपने साथ एक डील के लिए मजबूर किए जा सकें। इसलिए ट्रंप ने चाइना के खिलाफ ये चाल चली है। ऐसा नहीं, टैरिफ तो दुनिया के लिए लाए, लेकिन ईरान चाइना को राहत क्यों नहीं दी है? ताकि ईरान से जो बिजनेस है उसे रोका जा सके। ईरान पर चारों तरफ से प्रेशर डालकर सिर्फ और सिर्फ इसराइल को और बाकी मिडिल ईस्ट में अपने दोस्त ममालिक को सेव करना है। वो दोस्त ममालिक तो नाम के, उनसे बस पैसा खींचना है। अभी वो पैसा और तेल बंद कर दें, अभी देखो कल ये बम मार देंगे। लेकिन मेन इसराइल को बचाना है। इसराइल के खिलाफ किसी के पास भी दांत नहीं होने चाहिए। इसलिए ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देना है। ठीक है, तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है और ईरान भी समझ रहा है कि अपनी मुल्क को आगे ले। अब हम मिसाइल बना चुके और हम ड्रोन्स भी बना चुके, हमारी तूती भी बोल रही है। अब हमें क्या चाहिए? हमारे ऊपर से पाबंदियां हटें, हमारा बिजनेस हो, हमारा माल बिके, हमें दुनिया का माल सही वाजिब दामों पर मिले, जो पाबंदी की वजह से महंगा मिलता है। इसके बाद हमारा पैसा बचेगा, हम पब्लिक के काम में लगाएंगे, हमारे मुल्क की आवाम खुश होगी। ईरान ये चाहता है, तो वो चाहता है कि ये डील हो, लेकिन इज्जत और वकार के साथ। IDF की गलती का जिक्र करते हैं। गजा में एक फौजी को छोड़कर चले गए IDF वाले, और वो फौजी बेचारा खौफ में छुपा रहा। एक और रिपोर्ट के मुताबिक रफा के टनल्स में ऑपरेशन के दौरान
एलीट यहालोम यूनिट ने अपने एक फौजी को 40 मिनट तक अकेला छोड़ दिया। उन्हें लगा वो साथ में, वो पीछे छूट गया, यानी उसे भूलकर पूरी यूनिट आगे चली गई। इधर ये सिपाही छुपा रहा कि कहीं हमास का निशाना ना बन जाए। फिर उसी जगह से गोलानी ब्रिगेड गुजरी, उसकी टुकड़ी। वो फौजी गोलानी ब्रिगेड को देखकर चिल्लाने लगा, आईडीएफ आईडीएफ आईडीएफ, ताकि कहीं फ्रेंडली फायर ना हो जाए, उसे दुश्मन समझकर ठोक ना दें, गोली ना मार दे। फिलहाल वो फौजी बच गया, उसकी बड़ी चेकिंग हुई, पहचाना गया, तब समझ में आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आईडीएफ की सो कॉल्ड एलीट यूनिट की प्रोफेशनलिज्म आखिर कहाँ गई है? जब इधर उधर पहन ये उल्टे सीधे कपड़े पहनोगे जो तुम्हारे लिए बने ही नहीं कुदरत के तौर पर, तो फिर यही सब होगा। बढ़ते हैं आगे। गजा में मदद भेजने का एक नया तरीका या एक नया प्लान बनाया गया है। एड अब एनजीओज देंगे, एनजीओज। आईडीएफ ने गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड, इंसानी मदद का तरीका तब्दील करने का प्लान बनाया है। एड अब डायरेक्ट इजरायली कंट्रोल में नहीं रहेगी, बल्कि इंटरनेशनल एनजीओज और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए बांटी जाएगी, ताकि हमास तक, इसराइल कहता है, ताकि हमास तक एड ना पहुंच सके, उसके हाथ में राशन मदद कुछ भी ना आए जिससे वो और मजबूत हो सके। इस तरीके से इनडायरेक्टली ही सही, गजा में बंटने वाले हर सामान पर दोस्तों इसराइल का कंट्रोल तो होगा ही, भले वो खुद अपने हाथों से बांटे या ना बांटे, लेकिन जिन्हें चुनेगा वो कौन होंगे। बढ़ते आगे। यार जामिर ने कहा है कि गजा के लोग भूख से नहीं मरने चाहिए। आईडीएफ का चीफ है यार जामिर, इसने कहा है कि हमें गजा के सिविलियंस को भूखा मरने नहीं देना चाहिए, इसलिए एड बांटने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार करना है, लेकिन हमास को भी कंट्रोल नहीं देना है, उसके हाथ मदद नहीं पहुंचनी है। इसको दोस्तों हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं कि आईडीएफ का चीफ चाहता है कि गजा के लोग भले ही गोली से मर जाएं, लेकिन भूख से ना मरें, क्योंकि भूख से मरने पर इसराइल की बदनामी होगी, गजा को सिंपैथी मिलेगी, फिलिस्तीन का केस और मजबूत हो जाएगा। अब एक अपडेट जो शायद आपको पसंद आए, इसलिए मैंने इसे आखिर में रखा। गजा में इजरायली स्ट्राइक्स में 31 लोग शहीद हुए हैं। इसराइल की तरफ से जुमेरात और आज जुमे को की गई बमबारी में कम से कम 31 लोग शहीद हो चुके हैं तब तक, जब तक मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। गजा के हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि हम भुखमरी से फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। एड और सप्लाईज 2 मार्च से बंद हैं, 2 मई हो चुका है, 60 दिन हो चुके हैं। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि मिशन हमारा तो होस्टेजेस को बरामद करना है, लेकिन असली मकसद हमास पर फतह हासिल करना है, यानी गजा पर। यानी ये नाकेबंदी अभी और लंबी चलेगी, क्योंकि 19 महीने में अब तक तो आईडीएफ को फतह मिली नहीं है, यानी नाकेबंदी चलती रहेगी और गजा पर बम गिरते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।